नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ा है अवनीश पीएन शर्मा साहब और बड़े भाई आज इलैबोरेट करने वाले हैं कि इस वक्त टीएमसी के अंदर जो पैसे हैं, अभी देखिए बहुत सारे स्कैम्स निकल कर आ रहे हैं। कभी स्ट्रीट हॉकर्स वाला निकल कर आ रहा है, कभी टीचर्स वाला निकल कर आ रहा है, कभी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर का निकल कर आ रहा है, बहुत ज्यादा जगह से निकल कर आ रहा है। तो टीएमसी के अंदर जो पैसा है उस पे चार मेजर डायरेक्शंस में अलग अलग जगह से बातें चल रही हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात है, 4 घंटे से छापेमारी चल रही है अभिषेक बैनर्जी के उसमें। अच्छा, एजेंसीज ने सर इतना बढ़िया तिकड़म बना रखा है कि आज इस केस के लिए आओ, कल उस केस के लिए आओ, परसों उस केस के लिए आए और नरसों उसके, मतलब ऐसा हफ्ते का शायद ही सैटरडे संडे की वो छुट्टी दे देंगे, बट लाइन ऐसी बना रखी है कि रोज एक केस के लिए आपको आना ही आना है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। जी नमस्कार गायत्री जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपने कहा कि एजेंसियां जो हैं वो इनके शेड्यूल को फिक्स कर रही हैं और सैटरडे संडे की छुट्टी भी मुहाल लग रही है। देखिए, साल के 365 दिन 24x7 ये इस बुआ और भतीजे के लिए कम पड़ेंगे। आज 3 बजे से जो उनके घर पे ताला तोड़ा है और ताला तोड़ के सेंट्रल एजेंसीज ने घर घेर कर रखा था और उसके बाद पुलिस पहुंची है। ताला क्यों तोड़ना पड़ा पुलिस को और शिकायत किसकी है? क्या ये शिकायत शुभेंदु सरकार ने लगाई है? भाई, शालबनी का एक लोकल टीएमसी का लीडर जिसने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये शिकायत दी कि इसने टिकट देने के मामले में जो पीए अभिषेक बनर्जी का सुमित रॉय, उसने पैसे का लेन देन किया है और ये शिकायत उसने पुलिस को दी। पुलिस अचानक सपना नहीं आया कि हथौड़ा लेके पहुंच गई अभिषेक बनर्जी के कालीघाट बाटपाड़ा वाली जगह पर ना। बाकायदे कलकत्ता पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया है सुमित राय का और सुमित राय के मोबाइल लोकेशन को फॉलो करते करते अंततः उस ठिकाना जो कि अभिषेक बनर्जी का घर निकला, वहां पहुंची। आधे घंटे तक और आधे घंटे से ज्यादा मेरे अपने सूत्र बताते हैं कि लगभग 40 से 45 मिनट तक कलकत्ता पुलिस ने लगातार डोरबेल बजाया। वो आयरन का बड़ा गेट है, मैं उसके सामने से निकला हूं, उसको खटखटाया और अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी जो अभिषेक बनर्जी की तरफ से या ममता बनर्जी जो सुबह सुबह भाग के गई और आरोप लगा रही भाई 3 बजे तड़के छापा, तो जो कोई वांटेड क्रिमिनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल धोखाधड़ी उसने कर रखी है और एक प्रॉपर शिकायत आपके पास दर्ज है और वह व्यक्ति इतना ट्रेसेबल नहीं है, अगर होता तो मोबाइल लोकेशन क्यों ट्रेस करती और अभिषेक बनर्जी के घर का ठिकाना मिलता है और तब पुलिस जाती। अभिषेक बनर्जी ने सहयोग क्यों नहीं किया? क्या अभिषेक बनर्जी के उस बड़ी सी कोठी में एक भी वॉचमैन नहीं रह गया है जो ये देखे कि पुलिस आई हुई है? दरअसल अभिषेक बनर्जी की स्थिति ये है कि वो जानते हैं कि उनके खिलाफ जितने केसेस खुले हुए हैं, अभी अभी तो सारे केसेस खुलने बाकी हैं। और मैं कुछ चीजें, आपने अभी पूछा ना कि इनके पैसों को लेके, तो इनके पैसे कहाँ कहाँ से आते थे, जरा इसकी भी पहचान करेंगे। ये जो घोटाला भर्ती है, चाहे ये नगर निगम वाली भर्तियां हैं, इसका घोटाला है, ये तो ऐसे हैं जिनमें चार्जेस सामने दिखाई दे रहे हैं और आप इसे कह सकती हैं कि ये संस्थात्मक घोटाले हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट में कर लिया, ये भर्ती निकली इसमें कर लिया। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ये पूरा सिंडिकेट महज इतने तक सीमित नहीं है। गौ तस्करी और गौ वंश की तस्करी का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अभिषेक बनर्जी का पैसों के मामले में। सबसे बड़ा अगर कोई, जिसको आप कह सकते हैं कि खजाना जिससे नोट बरसते थे, 24 घंटे बरसते थे, वो गौ तस्करी है। और जब गौ तस्करी आती है तो आप यह सोचिए कि अभिषेक बनर्जी किन रास्तों से पैसे कमाने का उपक्रम लगातार करते रहे। दरअसल देखिए, ममता बनर्जी
के साथ हुआ ये कि ममता बनर्जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक को चुना, जिसका कि कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। आज देखिए, आज कल्याण से लेकर तमाम लोग इन बातों को कह रहे हैं। अब होता क्या है कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के साथ साथ एक पैरेलल सिंडिकेट खड़ा करते हैं, और अभिषेक बनर्जी जब से एक्टिव हुआ ममता बनर्जी की पार्टी में, तब से उसने जो लेफ्ट का एक कार्डर, जिसको हम लोग बार बार बताते थे कि भाई ये इनके पास शिफ्ट हो जाता था, तो वो तोलाबाजी तक चलता था, वो कटमनी तक चलता था, वो वसूली, सब्जी मंडियों से वसूली, ठेले खोमचे वालों से वसूली, यहाँ तक चलता था। 1800 अवैध जो आपने टोल प्लाजा सुने, वो चलता था। चुंगी है नहीं, फिर भी वहां वसूली जाती थी। अभिषेक बनर्जी ने लेफ्ट के उन बड़े ऐसे लोगों को, आपने देखा होगा गौ तस्करी के मामले में वो जेल गया, जेल के बाद वापस आया, वापस आने के बाद उसने क्या क्या कहा था चुनाव के दौरान। अभिषेक ने कुछ नए रास्तों का सृजन किया आर्थिक भ्रष्टाचार के लिए। उसने वो जो क्लासिकल तरीका था कि भाई अगर मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो उसमें घोटाला हो जाए, नगर निगम घोटाला हो जाए, इसमें घोटाला हो जाए, कोयले का घोटाला हो जाए, फलाने का हो, अवैध खनन का हो, ये तो भाई ममता बनर्जी ने लेफ्ट से विरासत में पाया था कि किस तरीके से लूटा खाया जाए। यहाँ तो साफ है कि भाई ठीक है, वो अवैध खनन वाला हो जाता है, फलाने हो, जो कि आमतौर पर भ्रष्ट सरकारें अपने तमाम डिपार्टमेंट के जरिए करती। ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी ने इस मामले को उतना ही नहीं छोड़ा। आप अवैध तस्करी कलकत्ता एयरपोर्ट से, क्या आप कल्पना कर सकता है कोई कि 10,000 साल का एक पूरा बजट, आप सोचिए, ये मतलब सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के उसने लगातार चलने वाले सतत, एयरपोर्ट से बदी बदाई रकम आ रही है, गौ तस्करी से बदी बदाई रकम आ रही है, इसके अलावा बांग्लादेश के बॉर्डर से ड्रग्स तस्करी और जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये सारे वो टॉप अप थे जो मॉडल अभिषेक बनर्जी ने खुद सृजित किया था। तो अभिषेक बनर्जी ये जानता है कि अगर 3 बजे रात को, भोर को, अगर कलकत्ता पुलिस उसका दरवाजा खटखटा रही है, तो ये केवल सुमित राय उसके सपने में भी नहीं आया होगा। दरवाजा इसलिए नहीं खोला गया होगा। अगर सहयोग किया जाता तो फिर दरवाजा तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। अभी ये सारे मामले शुरू हुए हैं, और अब तक जितने आपने बताया कि साहब 14 तारीख को एक पेशी है, 15 को है, 16 को है, मैंने कहा कि साल के 365 दिन भी इनके लिए कम पड़ेंगे जितने मामले खुलेंगे। और अभी तो मैं शुभेंदु अधिकारी सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार को बल्कि एक बार ये भी कहूंगा शिकायत भरे लहजे में ही कि साहब, आप पहले जो एग्जिस्टिंग घोटाले हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं, जिनमें ऑलरेडी लिटिगेशन के मामले चल रहे हैं, आप उसके अलावा अभी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बारे में बहुत दहाड़ दहाड़ के बातें उनके इकोसिस्टम द्वारा कही जाती हैं कि भाई आपने देखा है एक नई तरीके की पॉलिटिकल साजिश की जा रही है, ये पीआरशिप एक नए तरीके से काम कर रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की ढाल बन के खड़े होते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, ममता बनर्जी के ऊपर एक भी आरोप नहीं है। ऐसा गाल बजाने वाले आपको हर इकोसिस्टम के लोग मिल जाएंगे। वो कहेंगे देखिए अभिषेक के साथ हो सकता है, वो एरोगेंट भी है, वो फलाने भी है, लेकिन ममता दीदी के ऊपर कोई मामला नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, और इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा शिकायती लहजे में मैं कह रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज के भी काम है, हवाला का बड़ा रैकेट जिससे इनके पैसे आते जाते थे। ये महुआ मोइत्रा, ये तो अपनी कटमनी लेके भाग रही है और मैनेज कर रही है। ये जितने असंतोष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार के, और यही मामला है कि हमें, मेरी तो सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी इन सारे के सारे भ्रष्ट लोगों को अगर अपने साथ शामिल कर लेगी तो आगे की बंगाल की अपेक्षाओं पर ये कुठाराघात होगा। भला हो कि उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। हाँ ठीक है, एनडीए है, गठबंधन है, आप एक जगह से आइडियोलॉजिकली अपने आप को डिटैच करके दूसरी जगह आते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं और एनडीए में शामिल होते हैं, तो एनडीए में शामिल करके 2/3 बहुमत हासिल करके तमाम सेंटर के ऐसे काम हैं जो कि होना है। महिला रिजर्वेशन है,
वन नेशन वन इलेक्शन है, इसके अलावा तमाम परसीमन का मामला है। तो ये कामकाज के मामले हैं जिसमें नंबर्स की जरूरत है, और 2/3 मेजोरिटी अगर हासिल होती है एनडीए को तो उसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आता हूं वापस अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आर्थिक भ्रष्टाचार पर। मदन मित्रा के यहाँ भी आज भोर में ही तड़के ही छापा पड़ा है। ये सारी चीजें अभी उन होमवर्क के आगे आगे चल रही हैं, जिसमें इन सारी चीजों में चार्जेस फ्रेम होंगे, सूत्र तलाशे जाएंगे, हवाला के उन नेटवर्कों की पहचान की जा रही है, हवाला के उन नेटवर्कों तक पहुंच बन चुकी है। इसमें सेंट्रल एजेंसीज की भी दरकार है, क्योंकि ये मामले भारत और भारत के बाहर से भी जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक का ये जो अवैध हवाला वाला जो नेटवर्क था मनी ट्रांजैक्शन का, ये पूरी तरीके से बांग्लादेश से रूट होता था। और यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवैध घुसपैठियों की पहचान करना, उनको डिटेक्ट करना, उनको डिपोर्ट करना, ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बंगाल के चुनाव के समय ही गृह मंत्री या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा और करना शुरू किया। भाई ये काम तो 10 साल से चल रहा है असम में, वहीं बगल में। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा ने क्या कहा था, यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपके साथ बातचीत में इसको कई बार रिपीट भी किया था। ये ध्यान दीजिए, दो अलग अलग मॉडल कैसे काम कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने खुद स्वीकार किया था कि भाई हम इनको उठाते हैं, 8-10 दिन बिरयानी खिलाते हैं, फिर रात का जब अंधेरा होता है तो इनको हम ढुका देते हैं। वो बंगाली में चूंकि ढुकाना शब्द बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम इनको ढुका देते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी जो बंगाल में चल रहा है, बंगाल में आप देख रहे हैं कि बीनापोल बॉर्डर से बाकायदे जो बांग्लादेशी जा रहे हैं, अवैध घुसपैठिए जा रहे हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बांग्लादेश के ऑफिसर्स उनको वेरीफाई कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि ये हमारे सिटीजन हैं, तब तो ऑफिशियली आप उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑफिशियली डिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बांग्लादेश की सरकार या तो मजबूरी में, या तो किसी दबाव में, और या तो भाई इतने वो सुधर गए हैं कि वो आराम से कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे सिटीजन्स हैं, और उनको एक अच्छी खासी संख्या, अब 10,000 के लगभग पर डे का मेंटेन है एवरेज, और वो वापस जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, बांग्लादेश की सरकार से भारत की सरकार का एक एडजस्टमेंट बन चुका है, एजेंसियों का एडजस्टमेंट एक बन चुका है, जिसकी पहली झलक आपको यहाँ ऑफिशियल डिपोर्ट हो रहे हैं इसके जरिए दिखाई दे रही है। अदरवाइज अगर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है जो बंद कमरे की होती है, उसके बारे में कभी बताया नहीं जाता, आप संकेत ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, बांग्लादेश से ममता बनर्जी की सत्ता यहाँ बंगाल से हटने के बाद क्या चीजें हमें सुनाई देती थी। हमें ये सुनाई देता था कि अरे भाई साहब, ये तो मियाँ लोगों के साथ और कांगलूस के साथ बड़ा बुरा हो जाएगा, यही तो सुनाई दे रहा था। लेकिन वहां की सरकार क्या कर रही है, असम में तो ऑफिशियल डिपोर्ट करने को हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हम होम मिनिस्ट्री को लिखेगा, फिर होम मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री को देगा, फॉरेन मिनिस्ट्री फिर उठा के बांग्लादेश गवर्नमेंट को देगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जब मानेगी कि हाँ ये हमारे सिटीजन है, तब जाके कहीं इनका ऑफिशियल हम डिपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन रास्ते से धकेल दो वापस, काहे को इतना लंबा चौड़ा दिमाग लगाना। इसीलिए हेमंता ने कहा। लेकिन बंगाल के मामले में तो ये स्थिति बदली हुई है। आप रोज 10,000 भेज रहे हैं ना, और 10,000 को बीनापोल बॉर्डर, जो कि सबसे डेवलप बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का, चूंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर ऑफिसर्स इधर भी बैठते हैं उधर भी बैठते हैं। मैं खुद बांग्लादेश बीनापोल बॉर्डर से मैंने पार किया है। तो आखिर 10,000 लोगों को बांग्लादेश की सरकार स्वीकार कर रही है, तब तो आप ऑफिशियली डिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर डिपोर्ट करने में अवैध को ये है, तो फिर एजेंसी टू एजेंसी वो अंडरस्टैंडिंग भी बन चुकी है, जिसमें किसी तरह के अवैध मनी ट्रांजैक्शन, हवाला वाला, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का पूरा मॉडल हवाला पर टिका हुआ है। बेनामी संपत्तियां बहुत थोड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा कि शुरुआत में जैसे रिजल्ट आया था, तो हालांकि लोगों ने तमाम उस पर बातें की, चर्चाएं की, लेकिन मैंने कहा कि ये बिल्कुल हवाई चीज है, इसमें कोई दम नहीं है। कि निकला कि साहब सयोनी घोष और उनका अभिषेक बनर्जी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो फलाने ठिकाने, बिल्कुल नहीं। अभिषेक ने इंटायरली डिफरेंट मॉडल भारत की राजनीतिक भ्रष्टाचार में
जो आर्थिक भ्रष्टाचार है उसमें आप क्रैक होने दीजिए, मामले सामने आने दीजिए, तो सारे लोगों को ये पता चलेगा कि इस अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति ने एक पूरा नया सिस्टम सिंडिकेट के जरिए खड़ा किया, चाहे वो अवैध कमाई का, चाहे अवैध कमाई से उपजे हुए पैसे को ठिकाने लगाने का। ये दोनों आपको बेनामी संपत्तियां ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की नहीं मिलेंगी। मैं आज कह रहा हूं, आप पूरे भारत में खंगालते रह जाइएगा। आप मत सोचिए कि आपको जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कि भाई इनके इतने नोट मिले, किसी ने टोटी उखाड़ी, टोटी तो क्या उखाड़ी थी, उन्होंने क्या तोड़ा था, वो सब जानते हैं, उनके लोग ही कहते हैं। अभिषेक बनर्जी इसीलिए 3 बजे पुलिस पहुंचने के बाद मुंह से कहते हैं कि हम सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए सहयोग की बात है, तो अभी जो ये झूठा सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर वाला मामला है, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको राहत दी ना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप आराम से करिए, इस आदमी से के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई अभी करने की आवश्यकता नहीं। तो एक तरह से उनको राहत दिया। दूसरा, जिन मामलों में तुम कोर्ट में तुमको जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, तुम लगातार जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर तुम कोऑपरेट करोगे तभी तो। अभिषेक बनर्जी को हर पल इस बात का डर सता रहा है। अगर सामान्य मामला होता कि ठीक है भाई, जाली वाला है, एक मुकदमा चल रहा है, ये जितने आर्थिक घोटाले हैं उसके मामले चल रहे हैं, तो रूटीन है भाई, दरवाजा खुल जाना चाहिए था। या ये देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, बताइए, हम एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं, एक अच्छी तस्वीर भी बनती। अदालतें भी ये देखती हैं कि आरोपी कितना सहयोग कर रहा है, चाहे वो अग्रिम जमानत देने का मामला हो, चाहे रेगुलर बेल देने का मामला हो। लेकिन अभिषेक बनर्जी यह जानता है, उसको यह नहीं पता कि 3 बजे ताला आके यहाँ पर तोड़ा जा रहा है या गेट थपथपाया जा रहा है, तो किस मामले में। उसे इस बात का है कि अरे कहीं वो हवाला वाला नेटवर्क तो नहीं क्रैक हो गया, किसी ने वहां पर तो वो नहीं कर दिया। तो आपको जब ये पता होता है कि आपने कितने बड़े बड़े कांड किए हैं, तो आप देखें, अवैध खनन, यह एक ऐसा मामला है जिसको अभिषेक बनर्जी ने खनन मंत्रालय से भी अलग करके पैरेलल पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया। कोयले की तस्करी अवैध तरीके से, इसका एक पैरेलल मामला डेवलप किया। जंगलों की कटाई, इसका एक पैरेलल मामला डेवलप किया, जो कि वहां का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का मंत्री था, उससे कोई मतलब नहीं। यह एक अभिषेक बनर्जी का अपना डिपार्टमेंट के पैरेलल एक सिंडिकेट का सिस्टम था। गौवंश की तस्करी का पैरेलल सिस्टम, ड्रग्स की तस्करी का पैरेलल, और ये जो तोलाबाजी से और कटमनी से ये जो पैसे आते थे, ये तो रेगुलर खर्चे के लिए पैसे हैं इनका। ये जैसे चेंज, ये रेगुलर खर्चे जैसे वो होता ना कि ये काउंटर सेल है कि भाई 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, तो ठीक है, 10,000 रुपया इधर से आ रहा है, 1,000 करोड़ इधर से आ रहा है, 2,000 करोड़ वहां से आ रहा है, 3,000 करोड़। लेकिन इसके अलावा अभिषेक बनर्जी का एक पैरेलल साम्राज्य था, सिंडिकेट पूरा, जिसको आप कहते हैं, जिसको शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सिंडिकेट हम ब्रेक करेंगे, खत्म करेंगे। दरअसल जो लेफ्ट का वो जो लूटने वाला मॉडल था, उसको इन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने एक पूरी तरीके से फ्रेम आउट किया, और उसके जरिए अभिषेक बनर्जी ये सारे काम करता था। तो अभी मनी मैटर्स बहुत खुलेंगे, और मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो सफेद साड़ी और नीले बॉर्डर पहन के हवाई चप्पल में जो ये पीआर की इमेज बनाई गई है, ममता बनर्जी से बड़ा, मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी से बड़ा आर्थिक फ्रॉड करने वाला शायद ही भारत की राजनीति में कोई दिखे। और क्या ये माना जा सकता है? केजरीवाल बहुत पीछे। सर अभी एक और फाइल की, बाय द वे, मैंने सुना है कि लिकर स्कैम की भी एक फाइल बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ खुलने वाली है, जिसमें हजारों करोड़ की बात चल रही है। उसमें लिकर स्कैम है, लिकर स्कैम है, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, सिर्फ लिकर स्कैम, मछली स्कैम। व्हाट इज मछली स्कैम नाउ? तब ये मछली खाने की बात कर रही थी क्या? नहीं, देखिए, मछली खाने की तो ये बंगाल का कल्चर है, हमें उसका आदर करना चाहिए। वो और मुझे अच्छा लगा, मुझे हंसी आई कि कुछ तथाकथित नेशनलिस्ट लोग जो है, मैं राष्ट्रवादी लोग हमारे यहाँ, कि अरे साहब बताइए, भगवा पहन के मछली खाता है। अरे भाई, आप बंगाल को जानते नहीं, बंगाल जाइए, बंगाल से 1000 किलोमीटर दूर बैठ के ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है ना।
कहा वो जाता वहाँ है, का फूड कल्चर। सॉरी थोड़ा सा डिविएशन हो गया, फिश, जो लोग कहा जाता है जो लोग मछली खाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है, कहावत है ये। अब इस पे कोई ये साइंटिफिक, कहावत ही है। कहावत तो ये भी है कि मछली खाने के बाद अगर आपने दूध दही खा लिया तो आप मर जाएंगे, है? हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कहावत। इस तरह की तमाम चीजें होती है, वो अलग अपार्ट। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, मैं सच ये कह रहा हूं, आज कहां से दिव्य दृष्टि आई है? पिछले 15 साल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सरकार वेस्ट बंगाल में चलती रही। भारत की किस मीडिया हाउस अपने आप को मेन स्ट्रीम कहने वाले ये बेशर्म सेक्टर सेलो छाप मीडिया, कभी आपने बंगाल के आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में खबरें सुनी, चर्चाएं सुनी? नहीं सुना। और क्या ममता बनर्जी के सत्ता में रहते घोटाले उजागर नहीं हुए? उजागर हुए। लेकिन आप देखिए ये कांग्रेसी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम किस बेहतरी से पीआर मैनेज करता कि सूती साड़ी, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी, अरे वो तो भटपाड़ा में रहता है बेचारा, काली घाट में ही रहता है अभिषेक बनर्जी। मैं आज आपको बताऊं, जिस घर के सामने लोगों ने भाईपो चोर के नारे लगाए, गायत्री जी, उसके सामने से आप गुजरते हुए मोबाइल फोन पर बात नहीं कर सकता था बंगाल का, कलकत्ता का कोई भी सामान्य नागरिक। हाँ? आप वहां से दोपहिया या चार पहिया का हॉर्न नहीं बजा सकते थे। ये जलवा और जलाल अभिषेक बनर्जी का मेंटेन था उस काली घाट की सड़क। इन लोगों इसलिए को, देखिए, बंगाल से आपको दो तरह के आर्थिक भ्रष्टाचार मिलेंगे। मैं अंतिम बात अपनी कह रहा, एक आपको मिलेगा जितने भी ये डिपार्टमेंटल घोटाले हैं जो कि बिल्कुल सरफेस में हैं, जिस पे डिपार्टमेंट काम करेंगे, मंत्री अलग अलग विभागों का बंटवारा हो गया है, वो अपने अपने निकालेंगे। कुछ चीजें ऑलरेडी हैं जिसकी कि आपने लिस्टिंग बताई। लेकिन ये केवल 20, मैक्सिमम 25% है। 75% अभी सतह के नीचे है, जो आपको किसी विभाग में नहीं मिलेगा, किसी फाइल में नहीं मिलेगा। इसे आपको ट्रेस करना है और बंगाल पुलिस सेंट्रल एजेंसीज की मदद से, चाहे ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखिए आजकल ईडी को पहले सीबीआई को बड़ा खतरनाक माना जाता था कि भाई सीबीआई अगर आ जाए तो, है ना, सॉरी। लेकिन आजकल ईडी को खतरनाक माना जाता है। क्यों माना जाता है ईडी को खतरनाक? ईडी को इसलिए खतरनाक माना जाता है कि रुपया अगर एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो अपने पदचिन्ह, अपने ट्रैक, अपने निशान छोड़ के जाता है। ईडी क्या करती है? ईडी पैसा पकड़ती है, मनी ट्रेल पकड़ती है, और मनी निश्चित तौर पर एक पूरा ट्रेल छोड़ के जाता है, एक हाथ से, चाहे वो 1000 हाथ से गुजरे। इसलिए ईडी की जांच एथेंटिक होती है और वो सही जगह पे पहुंच जाती है। अकाट्य सबूत होता है, चाहे वो हवाला का हो, चाहे बैंकिंग ट्रांजेक्शन से गया हो। तो हवाला, अब यहाँ पर जो ये लोग नाशुक्रे पूछते हैं ना बैठ के कि मोदी जी बताएं वोटबंदी का क्या फायदा हुआ, मैं हमेशा से कहता था कि भाई डीमोनेटाइजेशन एक टूल है जिसके जरिए आप तमाम इकोनॉमिक, जिसके जरिए आप अकाउंटिंग करते हैं। अब आज मुझे ये बताइए कि जिस ईडी को हम लोग बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि साहब ये मनी ट्रेल पकड़ता है, आज नोटबंदी के बाद भारत में जितनी भी मुद्रा है, जितनी भी करेंसी है, वो बैंक के थ्रू रूट हो चुकी है। यानी उसका एक मनी ट्रेल डेवलप हो चुका है हर एक नोट का। अब वो चाहे आप बैंक से निकालें तो किस हाथ में गया ये तो पता है, वहां से आपको मनी ट्रेल बड़ी इजीली मिलेगा। और यही वजह है कि चाहे वो पैसा निकाल के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के जरिए रूट किया गया हो या हवाला के जरिए रूट किया गया हो, उसको ट्रैक कर लेना ईडी के लिए बहुत आरामदायक है और वो बड़े एथेंटिक तरीके से उसे ट्रैक करेगी। 25% आपको ये डिपार्टमेंटल घोटाले मिलेंगे ममता के राज के, और 75% अभी इसका साइज है, जो कि पूरा नेटवर्क जब सामने आएगा, गौ तस्करी का, जंगल का, फॉरेस्ट का, ड्रग्स का, उसके अलावा इन तमाम चीजों का, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना। तो अभिषेक ये जानता है, ममता ये जानती है कि क्या बड़ा अभी खुलने वाला है। तो ये सारी चीजें यही है, और समय तो इन्हें वाकई 365 दिन में से एक दिन भी नहीं मिलेगा, 1 घंटे का भी नहीं मिलेगा।
ये सर पैसों का कुछ और भी पैरेलली चल रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी ने एक टीम बिठा दी है कि ममता जमात को कैसे पैसे भेजती थी, किस किस रास्ते से जाता था, वो कहाँ कहाँ से घूम कर जाता था। उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है भाई, लंदन के थ्रू होते हुए जाता था या अक्रॉस द बॉर्डर ही भेज देती थी, सोना भेज देती थी, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, कौन लोग इसमें इसके इस नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं। एक तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, दूसरा जो है महुआ लंदन में बैठी है, वहां पे भी कुछ पैसों की गेम चल रही है। तीसरा आपने जो अभी बताया एक वो वाला, और चौथा कांग्रेस कह रही है भैया आओ तो पैसे लेकर आना, ममता के सारे पैसे लेकर आना। ममता के पैसों के ऊपर इस वक्त सभी की नजर, इनफैक्ट मैंने शायद आपके साथ आर्टिकल भी शेयर किया था, टीएमसी के अकाउंट में कितना पैसा है, ममता के सामने खजाना बचाने की चुनौती, दफ्तर पर भी संकट। इस वक्त लग रहा है ममता के पैसों पर सबकी नजर आ चुकी है। अब चौथा पॉइंट है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इलैबोरेट करेंगे। केजरीवाल, जैसा भी आपने कहा ममता ने बेची अपनी गरीबी, वैसे ही केजरीवाल भी अपनी गरीबी बेच रहे थे। केजरीवाल और ममता दोनों के फाइनेंशियल कनेक्शंस कैलकाटा से निकलते हुए नजर आ रहे हैं सर जी। नहीं, देखिए एक चीज बताएं, ये कोई इस तरह का सिंडिकेट नहीं है। पहले जरा मैं एक एक करके ले लेता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस में मर्जर की बात बहुत चल रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दे दूं कि हमारे संविधान में किसी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय, मर्जर, इसका कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। यानी लीगली कोई पार्टी भारत में दूसरी पार्टी में मर्ज नहीं हो सकती, ऐसा कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं है। ये एक, आप कह सकते हैं कि परंपरा चली आती है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। कोई पार्टी मर्ज हो, ये कैसे संभव नहीं है? पार्टियां पार्टियों का स्टेटस कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी है, नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी है, इसका सिंबल क्या है, इसका मैनिफेस्टो क्या, मतलब इसका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, इसकी लीडर्स कौन है, ये सारा कौन तय करता है, कौन एथेंटिकेट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जिसमें एक पार्टी डिसॉल्व करे। उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या होती है कि पहले उसे अपनी पार्टी को डिसॉल्व करना होगा। मर्जर जैसी कोई चीज नहीं है, वो एक टीम लेके जाएंगी और फिर वो टीम जाके उस पार्टी में शामिल हो जाएगी, तब वो होगा कि साहब मर्जर हो गया। तो आप इसे एक प्रैक्टिकल तरीका कहिए, एक ये परंपरा है, तो मर्जर जैसी कोई चीज है नहीं, पहली चीज। अब मैं उदाहरण देता हूं कि मर्जर नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आज मर्जर करना है, ममता बनर्जी कहे मैं मर्जर हो जाऊं, क्योंकि क्या कांग्रेस का जो हाथ है उसके ऊपर दो फूल आके चिपक जाएगा? नहीं ना, इसलिए मर्जर संभव नहीं है। टीएमसी तब भी बची रहेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में कभी एक पार्टी हुआ करती थी, लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी, जिसने एक बार जगदम्बिका पाल को अपना मुख्यमंत्री भी बना लिया था, लेकिन वो बाद में कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई, प्रैक्टिकली मर्ज हो गई। लेकिन क्या लोकतांत्रिक कांग्रेस आज है? नहीं, आज भी अस्तित्व में है। वो तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक डिसॉल्व नहीं होगा। तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल रहेगी कि नहीं रहेगी, अभी तो स्पीकर ने हाउस में तय कर दिया, विधानसभा में, अब ये लोकसभा में भी तय हो जाएगा। लेकिन वो पार्टी एक्चुअल बिलोंग किसको करती है तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अभी ये होना बाकी है। तो मर्जर जैसी कोई चीज नहीं है। और एक चीज और बताऊं आपको, कांग्रेस मर्जर टीएमसी का अपने में नहीं करेगी। इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं और क्यों नहीं करेगी? ऐसा नहीं है कि मुझे कांग्रेस वालों ने फोन करके बताया कि राहुल गांधी ने कि नहीं भैया मैं मर्जर नहीं करूंगा। लेकिन ये जो सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, ये मीटिंग, वो, मैं आइडियोलॉजिकली बात करता हूं। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के रिवाइवल तभी संभव है जब क्षेत्रीय पार्टियों का विनाश हो। ये तो बिल्कुल क्लियर फंडा है। आज विलय की स्थिति छोड़ दीजिए, कांग्रेस अभी सारी सीटों पर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़के आई है। कांग्रेस अगर ममता बनर्जी को अपने यहां ले लेती है तो ममता बनर्जी की राजनीति क्या अब बंगाल में कुछ शेष है? नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीति का फिलहाल बंगाल में कोई भविष्य नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए मैं ये भी बता देता हूं। कारण ये कि बंगाल कभी 5 साल के लिए सरकार नहीं बनाता किसी पार्टी की भैया।
बंगाल ने सबसे कम बनाया तो 15 साल के लिए बनाया। तो ममता बनर्जी को हटाने के बाद अगर कोई सरकार आई तो ममता बनर्जी को कैसे 5 साल के बाद कोई मौका मिलेगा? वहां पे नहीं मिलेगा। अभी कम से कम 4 चुनाव मौका नहीं मिलेगा, मैं आज कह रहा हूं आपको। तो ऐसे में ममता बनर्जी की आप उम्र देखिए, ठीक है वो दीर्घायु हो, लेकिन उम्र तो आपको देखनी पड़ेगी ना। तो कांग्रेस को ममता बनर्जी को आज शामिल करके मुझे ये बताइए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कितनी अपीलिंग पर्सनैलिटी है पॉलिटिकल ममता बनर्जी बंगाल के बाहर? आप मुझे ये बता दीजिए। असम में आप देख लीजिए, बॉर्डर स्टेट है ना, असम में उनकी क्या स्थिति है, उनके पार्टी की क्या स्थिति है? वहां असम की सांसद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया कि हम तृणमूल की राजनीति के साथ यहाँ नहीं काम कर पाएंगे। तो कांग्रेस को हासिल क्या होगा ममता बनर्जी को लेने से? और कांग्रेस अभी इतनी बुरी स्थिति में नहीं पहुंची है कि वो 1000, 2000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपए की तलाश में है। कांग्रेस बहुत खेली खाई पार्टी है। कांग्रेस के बहुत सोर्स ऑफ इनकम आज भी मौजूद हैं। कांग्रेस के पास फॉरेन फंडिंग है, उनके विश्वस्त बड़े आका बाहर बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सतही बात है, आई एम सॉरी टू से, बड़ी सतही बात है कि कांग्रेस उनके पैसों को लेके और कह रही है कि आओ तो साथ में पैसा लाओ। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने की लीस्ट संभावना है। ममता बनर्जी का अभी राजनीतिक भविष्य आगे क्या बनेगा अभी तय हो जाएगा, पार्टी किसके पास है उसके बाद। तो ये तो पहली चीज कोई बहुत ज्यादा है नहीं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। राहुल गांधी मुसलमानों को अपने साथ लाके पैन इंडिया अपना रिवाइवल चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने तेजस्वी को ठिकाने लगाया, फिर ममता को ठिकाने लगाने में मदद किया उन्होंने बंगाल की जनता को। अब वो अखिलेश के साथ यही काम करने वाले हैं, आप देखिएगा आने वाले 2027 के चुनाव में। तो कांग्रेस बिल्कुल, एक मामले में मैं राहुल को इधर कुछ दिनों से तारीफ करता हूं इस मामले में कि राहुल ने अब ये ठान लिया है कि हमको भारत के एक एक मुसलमान को अपनी गाड़ी में बैठाना है और उसके लिए पूरी तरीके काम करना है, भले हम मुस्लिम लीग से आगे बढ़ के लश्कर कांग्रेस तक मुझको बन जाना पड़े। तो राहुल के ये फंडा उनको समझा दिया गया, राहुल उस पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस और तृणमूल का कोई विलय विलय होगा, ये संभावना मुझे बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देती। दूसरी चीज, आपने कहा कि शुभेंदु ने एक टास्क फोर्स बनाया। यह टास्क फोर्स आपको याद हो नाबीना में जब बैठक किया था इन्होंने, अपनी पहली कैबिनेट बैठक के तुरंत बाद ऑफिसर्स की इन्होंने नाबीना जो बोलते हैं जो वहां का वर्किंग जो सचिवालय है, वहां जब उन्होंने बैठक किया शुभेंदु ने, उसी समय इस टास्क फोर्स को ऑलरेडी बना दिया। ये कोई घंटे पहले या 4 घंटे पहले की बात नहीं, ऑलरेडी वहां एक टास्क फोर्स काम कर रही है और सेंट्रल एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, ईडी के कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। और इन सारे होमवर्क के बाद जब प्रॉपर लिंक, शुरुआती लिंक कुछ लोग जब डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, रख लिए जाएंगे, तब जाके इन बड़ी मछलियों को उठाया जाएगा। अभिषेक बनर्जी आज 3 बजे दरवाजा नहीं खोला है, उसको बार बार ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस नेटवर्क को क्रैक करके और फिर अब हमारे तक आ रहे हैं, जहां एक गवाह है कहेगा कि अभिषेक बनर्जी ने ये सब काम किया है। तो टास्क फोर्स ऑलरेडी गठित है और अभी ये शुरुआत है, लगातार ये क्रम जारी रहेगा। इसकी वजह आप ये समझ लें कि यह मूड चुनाव लड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बना लिया था। क्या शीर्ष नेतृत्व हो यानी सेंट्रल लीडरशिप और क्या स्टेट लीडरशिप। ऑपरेशन हिसाब या सबका हिसाब प्रधानमंत्री ने कहीं और बोला क्या? नहीं बोला ना। ये विशुद्ध धमकी वाली बात थी कि सबका हिसाब होगा सबके साथ के साथ। एक्चुअली में तो ये हिसाब एक्चुअली में सब वही हो रहा है, चुन चुन के एक एक बंदे के साथ हिसाब हो रहा है। मतलब गली कूचे मोहल्ले के जो इनके गुंडे मवाली थे, लुच्चे लफंगे थे, उनको भी घेर घेर कर हिसाब हो रहा है। तो जो उन्होंने कहा था ना सबका हिसाब होगा, एक्चुअली में सबका हिसाब हो रहा है। नहीं तो ये तो अभी आज सुबह ही जो मेरे चैनल पे मैं बात कर रहा था उनसे, एक सज्जन वो जर्मनी में रहते हैं जिन्होंने ममता था फाइल चोर गाना जिन्होंने बनाया, और वो कॉन्फिडेंस देखिए उस बंदे का। वो बंदा 2 तारीख को उन्होंने आज बातचीत करते बताया कि 2 तारीख को मैंने गाना बना लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था, और 4 तारीख को 8:30 बजे उन्होंने रिलीज भी कर दिया था। तो उनके साथ बात हो रही थी तो मैंने उनसे एक चीज पूछा, मैंने, वो मालदा के रहने वाले हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई कहीं भी और कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो समर्थक 2-4 दिन लड्डू बांटते हैं, नारे लगाते हैं, इशारे लगाते हैं,
जो समर्थक वर्ग है वो अपने घर में रहता है, आनंद से रहता है, सरकार एंजॉय करता है। 2017 में यूपी में हुआ, देखिए ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सामाजिक स्तर पर एंजॉय करने का सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम हिसाब करेंगे, जनता अलग अंडों से हिसाब कर रही है, थप्पड़ से हिसाब कर रही है, सड़े टमाटरों से हिसाब कर रही है। और तो और छोड़िए, मैंने पिछली बातचीत में शायद आपसे ये बात कही थी और मैं लगातार कई जगह कह रहा हूं कि भाई बंगाल ने यह पहला भारत की राजनीतिक इतिहास में उदाहरण दिया है जहां जनता और सरकार की इतनी तगड़ी भागीदारी चल रही है। आप कल्पना कीजिए, जनता इस बात की मुखबिरी कर रही है कि तृणमूल के फलाने गुंडे ने अपने खेतों में बोरों में भर के नोट जमा कर रखे हैं। ये तो जनता बता रही है। जनता बता रही है कि ये तोलेबाज है, इसने कटमनी लिया था। तो ये एक अलग तरह का माहौल बंगाल ने दिया है पूरे भारत में और मुझे लगता है कि अब इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। और ये तब एक कंप्रिहेंसिव, जो कहते हैं ना कि एक डेवलपमेंट मॉडल, एक गवर्नेंस का मॉडल है जिसमें जनता और सरकार इन दोनों का आपसी भागीदारी है, वो बंगाल में अद्भुत देखने को मिल रहा है निश्चित तौर पर। तो अभी तो ये ऑपरेशन हिसाब शुरू हुआ है साहब। अभी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि मौसमों के आने में मौसमों के जाने में बहुत ग्लास टूटेंगे इस शराब खाने में। इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। एक और भागीदारी बड़ी अच्छी चल रही है, ये तो टीएमसी को लेकर है। आज ही हावड़ा घाट से पिक्चर्स आनी शुरू हुई हैं जहाँ पे जनता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बुजुर्ग, बच्चे सब मिलकर घाट की सफाई कर रहे हैं। सो दिस इज अ जॉइंट एफर्ट। ये जो भागीदारी है ना, जनता की भागीदारी, ये बहुत मोटिवेटिंग है, ये बहुत इंस्पायरिंग है। बाबू घाट पे गंगा आरती शुरू हो चुकी है जी, सरकार बनने के तुरंत बाद से शुरू हो चुकी है। तुरंत और बाद। ये सिर्फ हुगली और गंगा के किनारे नहीं हो रहा है, बंगाल के गांव गांव में तिरस्कृत मंदिर, उनकी सफाई हो रही है। मंदिरों में बंद ताले जो अबॉन्डेंट छोड़ दिए गए थे या माहौल ऐसा डर का बना दिया गया था, उनको लोग सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नए तरीका, बंगाल जो पहले ही हिंदू पुनर्जागरण का एक धरती रही है, तो उस बंगाल ने जो 34 और 15 साल लेफ्ट और ममता के चक्कर में अपने गंवा दिए थे, वो उस इनरिचमेंट को दोबारा वो प्रक्रिया अब शुरू कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आपको वहां पर जनता और समाज का पार्टिसिपेशन भी मिल रहा है। और आप ये वहां नहीं देख रहे होंगे, आप जितनी भी भीड़ जनता की हिसाब ले रही है अंडों से, टमाटरों से या तरह तरह और तरीकों से, आप उसमें क्या वो सिर्फ नए लड़के या कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उसमें महिलाएं, आपको समाज के हर वर्ग, महिलाओं की भागीदारी आप देख लीजिए, लोगों की उम्र देख लीजिए, मेच्योर्ड लोग इन कामों को कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये लुक है या लोफर लड़के या 4 लड़के, और ना ही पार्टी वाले कर रहे हैं, ना बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो ये मैं बार-बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक नया मॉडल। और इसी के साथ-साथ एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, पिछली बार मैंने आपको कहा था जब तेल वहां पर मिला, गैस मिला, तो आप देखिए बंगाल सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने या बंगाल भाजपा ने अब तक केंद्र से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा है बंगाल के। और ये बहुत बड़ी बात है। जब अशोकनगर में तेल मिला तो निर्मला सीतारमण से कौन मिला? शुभेंदु अधिकारी नहीं मिले, उनका कोई मंत्री नहीं मिला, बंगाल भाजपा के अध्यक्ष जाके मिले और कहा कि इसको एक्सप्लोर कराइए। यानी बंगाल की सरकार का विजन बिल्कुल क्लियर है कि हमें आर्थिक रूप से बंगाल को मजबूत तो करना है, लेकिन बिल्कुल गुजरात के मॉडल पर करना है, अपने बल से करना है। हमें कटोरा लेके नहीं बैठना है कि भाई साई हमें लेफ्ट ने बर्बाद कर दिया, हमें ममता ने बर्बाद कर दिया, तो हमको आप पैकेज दे दीजिए। तो ये अभी शुरुआत है और हर मामले में शुरुआत है। ये काम के मामले में भी अभी शुरुआत है, ये हिसाब के मामले में भी अभी शुरुआत है, ये कार्रवाइयों के मामले में भी अभी शुरुआत है, ये सनातन की स्थापना, पुनर्स्थापना, एनरिचमेंट, इस मामले में भी अभी शुरुआत है। तो हर मामले में ये अभी बंगाल में शुरुआत है। कारण ये कि बंगाल इज ए प्लेस ऑफ लाहे लाहे। बंगाल जब किसी को सरकार देता है तो 25 साल, 34 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके से देता है। इसलिए बंगाल बहुत आराम से मछली एंजॉय करता है, कांटे निकाल के शालीनता से किनारे रखता है। यही तरीका आपको वहां भी दिखाई देगा। एलिमेंट कोई नहीं बचा है, न बुलडोजर बचा है, न एजेंसियां बची हैं, न
सीआईडी बची है, ना सीबीआई बची है, ना ईडी बची है, तो फिर हमको नतीजे भी रोज मिलेंगे। बंगाल पर आपको अभी न जाने कितने समय तक रोज एक वीडियो करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।